Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss your chapter number 16 of SST, that is Beginning of Struggle for Freedom. And in this chapter we are going to understand the rise of nationalism, moderate phase, then formation of political organization, Swadeshi and boycott movement, and birth of INC, Indian National Congress. So let's start the chapter with the topic rise of nationalism. बेटा सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. When we love to our country means the love and loyalty for one's country is the nationalism. And after the failure of the 1857 revolt, there was a need that we need to unite the people. क्योंकि मेन कॉज ही यही था कि हम यूनाइट नहीं थे, इसलिए हम हार गए. तो ज़रूरत थी अपने आप को यूनाइट करने की. तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा that there should be the feeling of nationalism amongst the people. जब तक हम अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, प्राइड नहीं फील करेंगे, हम अपने देश के लिए जो है सोच नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे. So the rise of nationalism took place due to the several factors. बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई. नंबर 1, the chief cause was that the British discriminated against the Indian. हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें ब्लैक डॉग्स कहा जाता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो फीलिंग थी ना इंसल्ट की, ये लोगों को यूनाइट कर गई. Then they taxed the Indian goods so heavily that they could not be sold. इंडियन गुड्स पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि ट्रेडर मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे थे, उनकी चीज़ महंगी हो जा रही थी, तो कोई खरीदता नहीं था. तो ट्रेडर्स भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो गए. Then the British could not be tried by the Indian judges. और क्या होता था, अगर ब्रिटिशर्स ने कोई काम किया है तो कभी भी उनका केस जो है इंडियन जजेस के सामने नहीं लेके जाया जाता था, जो कि गलत है. Then the means of transportation and communication help people to come into each other's contact. और सबसे बड़ा जो बात रही ना हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में, that was the development of transportation and communication. क्यों? इससे क्या हुआ, अब हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लग गए, एक दूसरे से बात करने लग गए, तो हमें एक दूसरे की फीलिंग का पता चला कि भैया हम सबके साथ ही प्रॉब्लम है और एनिमी कौन है, कॉमन, एक ही कॉमन दुश्मन है, दैट इज द ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिश नीडेड इंडियंस टू वर्क फॉर देम एंड सो दे इम्पार्टेड इंग्लिश एजुकेशन. अब ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था भैया हम तो इंडिया पे रूल ओवर करेंगे, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इंडियन वर्कर चाहिए काम करने के लिए, पूरा क्लैरिकल डिपार्टमेंट इंडियन चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो अपनी एजुकेशन थी, जो गुरुकुल था, उसको ख़त्म कर दिया और टोटल इंग्लिश एजुकेशन को लाके रख दिया. दिस एजुकेशन हेल्प द इंडियंस टू नो अबाउट द न्यू आइडियाज़ एंड रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑल्सो. इसने भी कहीं ना कहीं हेल्प किया. एक तरफ हम डिससेटिस्फाइड तो थे कि भैया ये एजुकेशन क्यों लेकर आए, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन से हमें वर्ल्ड की अदर क्रांतियों के बारे में पता चला. Then English language became an important link among the educated Indian who started to criticize the British for their policy. जब हमने इंग्लिश सीख ली तो अब इंग्लिश में क्रिटिसाइज करना सीख गए हम ब्रिटिशर्स को. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई. Some newspaper were published during this period which played very important role in the rise of nationalism. क्योंकि बेटा जब हम पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ों को पढ़कर हमें समझ में आता है कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है. तो इन न्यूज़पेपर ने भी बहुत बड़ा काम किया हमारी लाइफ में देश के प्रति जागरूकता लाने में. द इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ दिस पीरियड वर इंडियन मिरर, केसरी, हिंदू एंड ट्रिब्यून. Apart from that, there were many newspapers. The British often applied censorship to the Indian newspaper. ब्रिटिशर्स का तो शुरू से ये था कि इंडियन न्यूज़पेपर हैं तो उन पे सेंसरशिप लगा दी जाए, मतलब कोई ऐसा आर्टिकल जो इंडियन को अवेयर कर रहा है तो उसे एडिट कर दिया जाए, उसे तो न्यूज़पेपर में लाया ही ना जाए. तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ने भी हमारे लिए बहुत काम किया. The important writers and poets at that time were बंकिम चंद्र चटर्जी, यू मस्ट हैव हर्ड, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा है वंदे मातरम.
Then apart from that, Bharatendra was there, Harish Chandra, he was there, Rabindranath Tagore, he was there, Subramanyam Bharati, that. So these were the main writers and poets at that time who tried to inculcate the habit of nationalism amongst Indian. And Rabindranath Tagore तो आपको पता है उन्होंने क्या लिखा था हमारे लिए उन्होंने लिखा था हमारा नेशनल एंथम. ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग तो आ गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी है. From about the mid-19th century, some political associations were formed which demanded a share in the British government and some rights for Indians. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, भाई हमें भी आप पॉलिटिक्स में लाइए, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी लीडर बनेंगे, हमें भी कुछ राइट्स दीजिए. तो इस तरीके की डिमांड्स ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करने लगी. एंड देयर नेचर एंड डिमांड्स वर रीजनल. ऐसा नहीं था कि कोई भी कंप्लीट भारत के लिए बात कर रहा था, सब अपने अपने रीजन के लिए बात कर रहे थे. सो अ नीड वॉज फेल्ट फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विच वुड रेज द वॉइस ऑफ ऑल इंडियन. अब ये हुआ कि भैया सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे यहाँ मद्रास में चाहिए, मुझे यहाँ दिल्ली में चाहिए, यहाँ बिहार में चाहिए. ऐसे तो नहीं होती पॉलिटिकल फॉर्मेशन. तो ये हुआ कि एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन बने जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट करे. ओके, तो उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे. ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये वन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी बेटा जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसे हम क्या कहते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड इट्स फर्स्ट सेशन was held in Calcutta, older name कोलकाता, in 1883. तो सेशन आपको हमेशा याद रखने हैं, मैप में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट सेशन INC का कहाँ हुआ, कैलकाटा में हुआ. नाउ बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके पीछे भी थोड़ा सा कहानी है, एक बेस है. The British too wanted an Indian organization through which they could know how the Indian demands and what they demanding, how they are reacting. ब्रिटिशर्स को भी चाहिए था कि भाई एक कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जिससे हम बात कर सकें. सो दिस वुड कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट एनीथिंग विच मे रिजल्ट इनटू द रिवॉल्ट. इससे क्या होगा, अब हम उनसे बात करते रहेंगे तो 1857 की क्रांति की तरह कोई बड़ी रिवॉल्ट नहीं होगी. तो उनको भी ये अच्छा लग रहा था, बने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. So the Indian National Congress was formed and its formation was one of the most important step in the history of Indian freedom movement. और आपको पता है A.O. Hume, Alan Octavian Hume, ये जो थे, he was a retired civil servant. He is credited with its formation. उन्होंने ही बेसिकली सब लीडर्स को समझाया था कि भाई आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, और तब जाके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ये काम किया था. सो A.O. Hume contacted leaders from different parts of the country and invited them for the first session. The first session was held from 28 to 30th December. और कब हुआ था, in 1885 in बॉम्बे. बॉम्बे को आजकल हम क्या कहते हैं, मुंबई. तो आपको याद रखना है 1885 INC का जो है फर्स्ट सेशन. इन ऑल 72 important leaders from all over the country participated in the session of INC. वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कहते हैं हम इन्हें, he presided over the meeting and other important leader also participated. That was Dada Bhai Narozi, Firoz Shah Mehta, M.G. Ranade, Gopal Krishna Gokhale एंड सुब्रमण्यम अय्यर. तो ये मेन लीडर्स थे उस समय जिन्होंने मुंबई में INC की मीटिंग को अटेंड किया. तो कहने का मतलब अब हमारी 1885 में INC फॉर्म्ड हो चुकी थी, वन मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब चलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही थी. तो बिगनिंग में तो बेटा इस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडरेट फेस रहा. मॉडरेट मतलब प्यार से, आराम से, नमस्कार करके, प्ली करके काम करवाना, ठीक है, पिटीशन डाल के, प्रेयर डाल के. सो बिगनिंग में द कांग्रेस वाज वेरी मॉडेस्ट, पोलाइट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस यूज द पिटीशन.
भाई लेटर लिख दिया, हमारी ये डिमांड पूरी कर दो, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसे पूरा कर दो. So in a peaceful and polite manner, they started to write the petition or do the prayer and write the application. So this is called the moderate phase. अब हमने इसमें कोई लड़ाई झगड़ा तो किया नहीं, आराम से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेटर लिख के, पिटिशन लिख के. The British did not care for them as they did not feel threatened by them. आपको लगता है आप प्यार से कहते रहोगे अपने दुश्मन को तो वो आपका काम कर देगा? नहीं, ब्रिटिशर्स को बड़ा मज़ा आ रहा था, कोई धमकी थोड़ी ना मिल रही है, कोई 1857 की रिवॉल्ट थोड़ी ना होने वाली है, लिखने दो इन्हें जितना लेटर लिख रहे हैं. तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे. As the annual session were held at the different places and joined by eminent means बहुत important, ठीक है. So important Indian leaders, more and more people were attracted to it. Its membership continued to swell with every passing day. धीरे धीरे INC के मेंबर तो बेटा बढ़ते जा रहे थे. The important moderate leaders जो थे उस समय WC बनर्जी, दादा भाई नरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर एंड मोर ओवर आपके बरूद्दीन त्याब जी, ये सारे लीडर्स जो हैं एक्टिवली INC में काम कर रहे थे और INC की मेंबरशिप भी बढ़ रही थी. These moderate leaders believed in justness and good intention of the British government and wanted to win favor from it by only petition and memorandum. भाई उनको ये लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स का फेवर जीतो, देश को तो वो चला ही रहे हैं, आराम से अपनी प्रॉब्लम रखो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगो उनसे बस, और आराम से देश चल जाएगा. तो वो इस तरीके से काम करते थे. These achievements were not many, but they brought the people of India on a common platform and told them about their rights. हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडरेट फेज था बेटा, इससे तो मतलब बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट हुई नहीं, ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि इस INC के मॉडरेट फेस ने बहुत सारे इंडिया को यूनाइट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया, उनको ये समझाया कि कैसे डिस्कस करनी है अपनी प्रॉब्लम और राइट्स. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हार्डली केयर्ड ऑफ द पिटिशन of the moderates, rather its brutality were increasing. This British attitude laid the foundation for the emergence of extension and extremists. ठीक है भाई, अब मॉडरेट से तो कुछ हुआ नहीं, तो धीरे धीरे इन लीडर्स में भी गुस्सा आने लग गया, और कुछ यंग लीडर्स थे, अदर लीडर्स थे, उन्हें भी लगा हम लिखते जा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा. तो इसलिए जब गुस्सा आने लग गया ना, तो थोड़ा सा लोगों की सोच बदली, लीडर्स की सोच बदली और एक नया फेस आया जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट फेस कहते हैं. अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, व्हाट दे सेड दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट बी मूव्ड थ्रू पोलाइट पिटिशन एंड मीटिंग. इससे तो गवर्नमेंट हमारा कोई काम नहीं कर रही, प्यार से तो कुछ नहीं होगा. सम एफर्ट्स हैड टू बी मेड टू कंपेल द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म. कुछ तो करना पड़ेगा कि हम इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दें, भैया करो हमारे लिए काम, सुधार करो इंडिया में. दे हैड ग्रेट फेथ इन द सेल्फ रिलायंस. ऐसे ये जो एक्ट्रीमिस्ट थे ना बेटा, इनके अंदर एक ये था कि जब तक हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, हम खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है इंडियन के अंदर. दे बिलीव दैट इंडियन हैड करेज टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश. क्यों हम बार बार उनसे मांग रहे हैं? हमारे अंदर करेज है, हम उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं. एंड दे स्टार्टेड एजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हड़ताल, रैली, प्रोसेशन, पिकेटिंग. इस तरीके से इन्होंने काम शुरू किया. एजिटेशन होता है बेटा विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, तो ये तरीके इन्होंने अपनाए, हड़ताल करके, स्ट्राइक करके, है ना. एंड बाद में उन्होंने क्या किया, स्वदेशी और बॉयकॉट, इसे भी चला दिया. These were the two main principal, or you can say two main important movement of the Indians against the Britishers. स्वदेशी क्या था कि भैया आपने अपनी वस्तुओं को अपनाना है, और बॉयकॉट क्या था, ब्रिटिशर्स गुड्स को बॉयकॉट कर दो, बिल्कुल यूज़ मत करो. द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उस समय, यू कैन सी बाल गंगाधर तिलक, देन बिपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष एंड लाला लाजपत राय. और बेटा इनको हम क्या कहते हैं, बाल पाल लाल, मीन्स
आपका बाल कौन हो गए? ये आपके बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन हो गए? बिपिन चंद्र पाल। और लाल कौन हो गए? लाला लाजपत राय। अपार्ट फ्रॉम दैट अरविंदो घोष वॉज ऑल्सो देयर। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अब क्या हुआ, उसी समय पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे? डिवाइड एंड रूल। एंड दे न्यू दैट यूनाइटेड इंडियन कुड राइज अगेंस्ट देम। उनको पता था भैया एक बार फिर से यूनाइट हो गए तो वी कैन नॉट फेस 1857 की क्रांति, अब नहीं चाहिए कोई और रिवॉल्ट। तो उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की। से दे लिक्ट फॉर मेथड टू सेपरेट द टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज कौन सी? हिंदू और मुस्लिम। इनको अलग करो, इनको डिवाइड करो, तभी कुछ हो सकता है, वरना ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया बंगाल बड़ा सा राज्य था, इसका पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी वहाँ पे उन्होंने बना दिया ईस्ट बंगाल, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती थी वहाँ बना दिया वेस्ट बंगाल इन 1905। सोचो, हमारे देश में एक राज्य का बंटवारा हो गया, किस नाम पे? धर्म के नाम पे। In fact, it was a partition on religion only. Now what happened? West Bengal was the Hindu majority and East Bengal was the Muslim majority area. East Bengal was merged with Assam to form the state of East Bengal and Assam. इतना दिमाग लगाया अंग्रेजों ने कि जो ईस्ट बंगाल था उन्होंने कहा नहीं बड़ा हो रहा है, तो मतलब मुस्लिम ज़्यादा हैं, आसाम में भी मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ईस्ट बंगाल को जो है आसाम के साथ जोड़ दिया और नया नाम रख दिया ईस्ट बंगाल एंड आसाम। Now by this they hope to win the Muslim to their side and weaken the nationalist movement. उन्हें लगा भैया हम तो मुस्लिम्स के फेवर में काम कर देते हैं और मुस्लिम हमारा साथ देंगे, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी इंडिया से। But we are the Indian. The people saw through this cunningness and protested against it. लोगों को पता था भैया कब तक मूर्ख बनाओगे, कब तक डिवाइड करोगे। लोग एक हो गए और उन्होंने इसका विद्रोह किया कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा। They hadn't accepted the partition of Bengal. Meetings were held, demonstrations were taken out. Both extremist, moderate leaders took the lead. सारे लीडर्स आ गए रोड पे। The day of partition was observed as the day of mourning the whole of the Bengal. So बेटा जब ये 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ तो दैट डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज मोर्निंग डे, शोक दिवस मनाया गया। नाउ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स यूज द न्यू मेथड ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट चीफली। This new method ensured the participation of common people, so it became a mass movement. ये देखा गया कि इस मूवमेंट में जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था इसमें बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हैं पार्टिसिपेट करें, सो डैट ये मास मूवमेंट बन जाए। स्वदेशी का मतलब क्या था? वंस ओन कंट्री, जो हमारी अपनी कंट्री का है। इट मेंट टू यूज द इंडियन गुड्स ओनली। और बॉयकॉट का मीन क्या था? Not to use anything made in Britain. यानी ब्रिटिश गुड का बॉयकॉट कर दो और स्वदेशी अपने देश में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करो। The Swadeshi and boycott were two sides of the same coin. The boycott did not mean only British goods, it also meant boycott of all things of the Britishers, including British school, British colleges, universities, courts of law and other facilities provided by the Britishers. A large number of women and students came out in the support of this movement. तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आपका बहुत अच्छे से उस समय चला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेल्ट विद द एक्सट्रीमिस्ट ब्रूटली। एक्सट्रीमिस्ट को तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, लाठी चार्ज किए गए, जेल में डाल दिया गया, कमिटेड एस्ट्रोसी ऑफ देम, बट इट नीडेड सम सपोर्ट, सो इट ट्राई टू पैसिफाई द मॉडरेट। भाई बड़ी चाल चली उन्होंने। एक्सट्रीमिस्ट को तो एक जगह मार रहे हैं ब्रूटली, लेकिन दूसरी जगह उन्होंने कहा भाई मॉडरेट्स जो हैं वो इतने वो नहीं है, तो हम क्या करते हैं उन्हें पैसिफाई करते हैं, कुछ रिफॉर्म्स हम सुधार देते हैं। तो वो लेकर आए मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म यानी कि एक ये लॉ लाए जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के लिए कुछ सुधार जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस लॉ में क्या था?
more Indians were included in Central Legislative Council and Provincial Legislative Council. यानी कि जैसे आज हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है ना बेटा, सेम ऐसे उस समय जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने इंडियंस को और चांस दे दिया. बट इट रिजर्व सीट्स फॉर द मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू फर्दर डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम. फिर से चाल चली उन्होंने. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में एक तरफ से दे रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने सीट किसको दी? मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी. तो चाल चल गई ना कि उन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू और मुसलमानों को, कि हिंदू अब सोचें अरे वाह मुसलमानों के लिए काम हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ. However, the Morley-Minto reforms failed to meet the expectation of the leaders in the Congress in any way. इन्होंने चाल तो अच्छी चली, लेकिन हमारे लीडर इस बात को समझ गए थे. They were unite और Morley-Minto reform completely failed हुआ. Now it's turns of revolutionaries, क्रांतिकारी. Many young people were not happy with the way the moderates and the extremists were working. बहुत सारे यंग लोग थे, आपकी तरह यंग बच्चे थे, ठीक है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का वर्किंग करने का तरीका. They thought that they could throw the British out of India and establish self-rule. For this, they advocated the use of force, and these people were called रिवोल्यूशनरीज. ऐसे लोग जो वायलेंट में बिलीव करते थे, फोर्स में बिलीव करते थे, उन्हें रिवोल्यूशनरीज कहा गया. जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या कहते थे? ईंट का जवाब पत्थर से दो, है ना. सो द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ग्रू इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र. They formed secret society and trained their members in making and using the explosive things. कैसे फायर आर्म्स बनाने हैं, कैसे बम बनाने हैं, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक करना है, इसके लिए वो सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे. They wanted to strike terror in the British. उन्होंने कहा जैसे ब्रिटिशर्स हमारे अंदर डर डालते हैं ना, वैसे ब्रिटिशर्स के अंदर हम अपना डर डालेंगे. They targeted the unpopular British officers. जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर जो बहुत क्रूअल थे, उनको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. In 1908 at मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस and प्रफुल्ल चक्की, इन दोनों ने क्या किया पता है? They threw a bomb at a British coach in which 2 British women were killed. Chakki killed himself while Khudiram Bose was caught and executed. Many revolutionary incidents took place in the different parts of the country and the revolutionaries were dealt severely. हर जगह आप देखो, क्रांतिकारी तो बहुत तेज़ी से फेमस होते गए यंगस्टर्स के बीच में, लेकिन जब वो पकड़े जाते थे ना, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. They were shot dead, hanged or sent to the cellular jail in Andaman Island. आपको पता है सेलुलर जेल को क्या कहते हैं? काला पानी. बहुत गंदी जेल थी वो. इतनी जगह होती थी जहाँ सिकुड़ के बंदा बैठता था और दिन रात उन्हें मारा जाता था और काम कराया जाता था. Not only in India, some revolutionaries were active in the other parts of the world also. V.D. Savarkar, then आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल जी, मैडम भीखाजी कामा एंड आपकी रशबरी बोस, then मोहम्मद बख्तुल्ला, etc. These were the leaders who were working outside of the India. इंडिया के बाहर जाके ना दूसरे देशों में इंडिया के लिए जो है वो अपना कलेक्ट कर रहे थे लोगों को, उनके लिए यूनाइट कर रहे थे, सपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे. द माइग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब also contributed in the revolutionary movement. They were particularly active in Canada and USA. पंजाबी जो कनाडा और यूएसए में सेटल थे ना, वो भी सपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे. They formed the Gadar party there and the important leaders were लाला हरदयाल जी, भाई परमानंद एंड मोहम्मद बरकतुल्ला. ये मेजर लीडर थे गदर पार्टी के. They also published an Urdu weekly to raise their voice against the British.
अब इन्होंने उर्दू न्यूज़पेपर भी निकाल दिया। एंड दीज लीडर डिसाइडेड टू रेज एन आर्म्ड रेबेलियन, पूरा आर्म इकट्ठा करने लग गए, बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा करने लग गए विद्रोह के लिए। दे कलेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो एंड बॉट द आर्म, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, नए नए तरीके के औजार, बंदूकें, बॉम्ब, इनको खरीदना शुरू कर दिया। एंड दे ऑल्सो सेंट अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स टू इंडिया इन 1915, और 1915 में उन्होंने अपने वॉलेंटियर एज ए आर्मी भेजे भी। However, the British government came to know of this plan. It imprisoned the volunteers and hanged many of them. ब्रिटिशर्स को किसी से पता चल गया कि भैया वहाँ से वॉलेंटियर भेजे जा रहे हैं, वो यहाँ आके अटैक करेंगे। ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी पे लटका दिया। The revolutionary could not succeed in their aim of overthrowing the British. Their ideology in the use of violence was not practical. They did not know that any movement could not succeed with the popular support. ऐसा माना जाता है कि रिवॉल्यूशनरीज के इस व्यवहार से इंडिया आज़ाद नहीं हो सकता था, ये प्रैक्टिकल नहीं था, इसके लिए बहुत सारे लोगों का इसमें जुड़ना ज़रूरी था। एट दैट टाइम बेटा, इन 1914 the first world war broke out and many countries took participated in this world war. India had nothing to do in the war. इंडिया का क्या मतलब है, यूरोप में वार चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें इंडिया का कोई मतलब नहीं है। बट द ब्रिटिश sent a large number of Indian soldiers to the war. The Indian leader decided to support the British, hoping that they would reward the country with self-rule after the conclusion of the war. उस समय लीडर्स ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम आपको वॉर में जो है सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो आप हमें आज़ाद कर देंगे, सेल्फ रूल होगा इंडिया का। बट ब्रिटिशर डिड नॉट गिव एनी सच एश्योरेंस, कुछ नहीं किया उन्होंने। द इंडियन लीडर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू लॉन्च देयर एजिटेशन फॉर द होम रूल, कि भैया बहुत हो गया, हम आपको वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हमें कुछ नहीं दे रहे। तो उन्होंने डिसाइड किया हम अपना होम रूल बनाएंगे। बाल गंगाधर तिलक इस्टेब्लिश द होम रूल लीग इन 1916 एंड अनदर लीडर्स वर्कड इन कोऑपरेशन एंड डिमांडेड स्वराज. Other leaders too joined this movement and decided to write some rules for the Indian people. So in this way, in this chapter, we have studied how the nationalism emerged and till 1916, how we started to write down our home rules. This is the end of the chapter. Let's do the quick revision. The spirit of nationalism कैसे आई इंडिया में? ड्यू टू द सेवरल फैक्टर, कोई एक फैक्टर नहीं था, बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडियन डिससेटिस्फाइड हुए या यूनाइट हुए और फिर उनके अंदर देश के लिए एक प्राइड, एक लॉयल्टी वाली फीलिंग आई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय A.O. ह्यूम और आफ्टर दैट जो आपके बहुत सारे लीडर्स इसमें जुड़ते गए। मॉडरेट लीडर्स पोलाइटली डिमांडेड, मॉडरेट लीडर्स ने कभी वायलेंस नहीं यूज़ किया, पोलाइटली डिमांड करते थे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दो। देन एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा रेडिकल्स हो गए, दे वांटेड टू कंपेल द गवर्नमेंट टू डू द रिफॉर्म्स। आफ्टर दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल की स्टोरी हमने पढ़ी है, जहाँ जो है हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की गई, जिसके रिजल्ट में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। And then we have discussed about the revolutionary who were more violent and uses the violent means. After that, British government, they continued to adopt the policy to divide the Indian at every step. फिर हमने ये भी डिस्कस किया, the Indian rulers and leaders supported the British during the World War I, thinking to get self-rule after the war. लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई एश्योरेंस हमें नहीं दिया। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, द होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई टू डिमांड द स्वराज। सो दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर बेटा। नाउ प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली एंड डू द एक्सरसाइज।